हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी? होप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं सचिन श्योराम और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 11th क्लास का चैप्टर 8 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स का लेक्चर नंबर फर्स्ट। आज सिंपल हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तक बात करेंगे। इलास्टिसिटी होती क्या है, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, इनके टाइप्स क्या हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, उसके क्या टाइप्स हैं, सिंपल डेफिनेशंस पे बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स पे चलेंगे। टोटल 5 वीडियो बनाएंगे हम। छोटी छोटी वीडियो रखता हूँ। न्यूमेरिकल्स की वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है। तो ज्यादा लेट नहीं करते हैं, मैं आपको ले चलता हूँ अपनी स्क्रीन पे और देखते हैं क्या है आज हमारे लिए। नया लेक्चर है, बिल्कुल अच्छे से समझना और साथ में अपनी कॉपी पेन लेके बैठना ताकि अच्छे से अपने नोट्स बना पाओ। इज इट क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं सॉलिड्स होते क्या है। आप सबने पढ़ रखा होगा सॉलिड्स क्या होते हैं, जिनकी फिक्स्ड शेप हो या फिर मैं कहूँ और फिक्स्ड वॉल्यूम हो। दूसरा नाम सॉलिड्स को हम रिजिड भी कहते हैं क्योंकि इनके पार्टिकल्स फिक्स रहते हैं। लेकिन इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं, सॉलिड्स थोड़े से दबेंगे सर, वो इनकम्प्रेसिबल नहीं होंगे, दिस विल बी कंप्रेसिबल। हम उन सॉलिड्स के बारे में बात करेंगे। अब कोई भी चीज परफेक्टली तो रिजिड नहीं हो सकती ना। कोई चीज है 10 न्यूटन फोर्स पे अपनी शेप चेंज करेगी, कोई 20 पे, कोई 50 पे। तो इसी में बात करते हैं। सबसे पहले आता है डीफॉर्मिंग फोर्स। यह एक एक्सटर्नल फोर्स है जो हम अप्लाई करेंगे या कोई बाहर से अप्लाई करेगा सिस्टम पे, और यह जो बॉडी है उसके कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर देगा सर। ध्यान रखना, ये एक्सटर्नल बाहर से लगेगा और बॉडी कॉन्फ़िगरेशन मीन शेप साइज चेंज कर सकता है। अब जब डिफॉर्मिंग फोर्स लगाऊंगा तो जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स हटाऊंगा बॉडी अपनी शेप में वापस आएगी। तो जो फोर्स शेप में वापस लेके आएगा दैट इज रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स एक इंटरनल फोर्स है, यानी कि बॉडी के अंदर के पार्टिकल्स के कारण होता है, और इसी के कारण बॉडी है अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रीगेन कर पाती है। तो होप आप सभी अपनी नोटबुक लेके बैठे होंगे। आगे पढ़ते हैं। सर, इलास्टिसिटी क्या होती है? दो डेफिनेशन है इसकी हमारे पास। द टेंडेंसी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स शेप साइज बाय ए बॉडी, कि बॉडी अपनी शेप या साइज में चेंज ना करने दे, चेंज का अपोज करे, उस प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी बोलेंगे। अनसीईआरटी दूसरी डेफिनेशन को प्रीफर ज्यादा करती है। द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर रिमूवल ऑफ डीफॉर्मिंग फोर्स अप टू इट्स इलास्टिक लिमिट। बॉडी की टेंडेंसी, बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण वो अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को वापस रीगेन कर लेती है। कब? जब डीफॉर्मिंग फोर्स में रिमूव करूं। और ये कहां तक पॉसिबल है? इलास्टिक लिमिट तक, यानी जहां तक बॉडी वापस शेप में आ सकती है, उसके बाद परमानेंट डिफॉर्म हो जाएगी, वो वापस शेप में नहीं आ पाएगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, विच वन इज मोर इलास्टिक? स्टील ज्यादा इलास्टिक है या रबर? क्या होगा सर? रबर? रोंग। स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। अब सर, पहले डेफिनेशन के हिसाब से देखिए क्या था। टेंडेंसी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स शेप साइज बाय ए बॉडी, कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो अपनी चेंज कॉन्फ़िगरेशन को चेंज होने से रोके वो ज्यादा इलास्टिक। तो यहाँ पे स्टील और रबर में से साफ दिख रहा है सर, स्टील है वो अपनी शेप को चेंज होने से ज्यादा रोकता है। क्या दूसरी डेफिनेशन गलत है? नहीं सर। यहाँ पे देखो एक वर्ड है इलास्टिक लिमिट। जबकि स्टील प्लेट को आप हिलाते हो तो रबर से पहले वो जल्दी आती है, लेकिन उसकी इलास्टिक लिमिट छोटी होती है। यानी रबर है वो स्ट्रेच पूरा हो सकता है सर, लेकिन स्टील है वो बिल्कुल छोटा सा स्ट्रेच होगा। लेकिन रीगेन कौन करता है? स्टील करता है। सबसे परफेक्ट इलास्टिक की बात करूं तो सर क्वार्ट्ज है आज के टाइम। क्वार्ट्ज के क्रिस्टल होते हैं, वो परफेक्ट इलास्टिक कहूंगा, या मोस्ट करेक्ट टू द इलास्टिक हमने जो खोज की आज तक। अब बात आती है सर प्लास्टिसिटी। ऑब्वियस सी बात है, जो अपने को डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद भी अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड ना कर पाए, एज इट इज रह जाएगी। सबसे परफेक्ट प्लास्टिक की बात करूं तो हमारे पास वेट क्ले, मिट्टी होती है सर। आप मिट्टी को कहीं पे भी मारोगे, थोड़ा सा शेप चेंज कर दिया वो नई शेप ले लेगी सर, वापस नहीं आ सकती ना। ओके। अब क्वेश्चन आता है माइंड में कि इलास्टिसिटी होती क्यों है? इलास्टिसिटी रीजन क्या है? तो एनसीईआरटी में पहले एक बेसिक्स रूल समझाया गया था कि हम मान लेते हैं जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनको हमने बॉल स्फीयर से रिप्रेजेंट कर दिया है, और उनके बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है उसको हमने स्प्रिंग मान लिया है, और दो मॉलिक्यूल्स के बीच की इंटर एटॉमिक डिस्टेंस या इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस को डिनोट कर रहे हैं हम आर नोट से। ओके। तो अब सोचिए, अगर आप एक मॉलिक्यूल को अपनी जगह से हटाते हो, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया मैंने,
डिफॉर्मिंग फोर्स के कारण ये मॉलिक्यूल बाहर आया, बाहर आएगा तो तीनों स्प्रिंग जो लगे हुए हैं यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, 1 1 2 3, ये तीनों इसको वापस से रीगेन करवा देंगे जैसे डिफॉर्मिंग फोर्स हटाऊंगा तो। इज इट क्लियर? और अगर मैं पास में अंदर पुश करूं इसको, तो सर ये स्प्रिंग वापस इसको रिपेल कर देगा। स्प्रिंग की क्या बात है, उसको एक्सटेंड करते हैं तो कंप्रेस होता है, कंप्रेस करते हैं तो एक्सटेंड होता है, यानी मॉलिक्यूल को वहीं पे स्टेबल स्टेट पे रखेगा, यानी ना ज्यादा दूर ना ज्यादा पास। इज इट क्लियर बेटा? तो यही स्प्रिंग वाली फोर्स है हमारे, जो डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद आप दिखती है, इसी को हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। इसी के कारण मॉलिक्यूल वापस अपनी शेप को अटेंड कर पाता है। अब एक फेमस ग्राफ है पोटेंशियल एनर्जी और इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस के बीच, कि जैसे जैसे मैं इंटरमोलिकुलर दो मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस को बढ़ाता जा रहा हूं, पहले से स्टार्टिंग में पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव थी क्योंकि दोनों रिपेल कर रहे थे, दोनों क्या कर रहे थे, रिपेल। भाई दो मॉलिक्यूल है, जब बिल्कुल पास करोगे तो दोनों क्या करेंगे, रिपेल। अब ये मॉलिक्यूल दूर 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 जाता गया, पोटेंशियल एनर्जी कम पॉजिटिव होती गई। उसके बाद क्या किया सर, उसके बाद अब ज्यादा दूर चली जाएगी सर, थोड़ा सा क्या करने लगी, अट्रैक्ट, लेकिन अभी भी स्टेबल नहीं है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। एक टाइम ऐसा आएगा जब फुल नेगेटिव हो जाएगी सर, मैक्सिमम नेगेटिव, या मैं कहूं इधर से सर पोटेंशियली मिनिमम हो जाएगी। उसके बाद और आगे लेके जाने की कोशिश करोगे मॉलिक्यूल को, तो ये अट्रैक्ट करने लगेगी। अब यानी पास में रहा तो रिपेल कर रही थी, दूर गया तो मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर रही थी, जैसे स्प्रिंग में देखा हमने। तो जहां जिस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम मिली है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं आर नोट, और यही होता है इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, इसी पे कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। और वैसे भी हम पढ़ चुके हैं सर, कोई भी कंपाउंड स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होगा, याद कीजिए 3 टाइप का इक्विलिब्रियम फिजिक्स में आया होता है, अनस्टेबल, स्टेबल और न्यूट्रल। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में तब होता है जब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो आपकी, मिनिमम। अब टॉपिक आता है स्ट्रेस, द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। डेफिनेशन, क्रॉस सेक्शनल एरिया वो एरिया जिसपे फोर्स लग रहा है, जिससे इफेक्ट काम कर रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है। और इसमें फोर्स कौन सा लेंगे हम, रिस्टोरिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स नहीं लेंगे हम, कौन सा फोर्स लेंगे, रिस्टोरिंग फोर्स। स्ट्रेस को मोस्टली सिग्मा से डिनोट किया जाता है, तो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ ए क्रॉस सेक्शन। अब यहाँ डायग्राम में मान लीजिए कोई सिलेंडर है, सिलेंडर का मैंने यहां से कोई एरिया ए सिलेक्ट कर लिया, और इस पे डिफॉर्मिंग फोर्स स्ट्रेच कर दिया मैंने आउटसाइड, एक्सटर्नल फोर्स लगाई मैंने बाहर की तरफ। तो जैसे जैसे एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं उसी टाइम क्या आ जाएगी, इंटरनल फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगी लेकिन कम है। एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब है कौन सा इक्विलिब्रियम है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम कौन सा, स्टेबल, या मैं कहूं स्टेटिक, रेस्ट पे आ जाएगी तो स्टेटिक इक्विलिब्रियम है। एक्सटर्नल फोर्स को बैलेंस कौन कर देगा, रिस्टोरिंग फोर्स, यानी सर रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल हो जाएगा एफ एक्सटर्नल के। तो हम रिस्टोरिंग फोर्स की जगह एफ एक्सटर्नल लिख लेते हैं न्यूमेरिकल में। 99% ये ठीक है, लेकिन एक आधी परसेंट पे ये वैलिड नहीं होता, वो कंपटीशन के लिहाज से देखा जाता है। इज इट क्लियर? यानी इक्विलिब्रियम पे हमें पता है सर, जो डिफॉर्मिंग फोर्स होगा दैट विल बी इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कौन सा इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब बात करें स्ट्रेस की, तो स्ट्रेस के टाइप्स है 3, लॉन्गिट्यूडनल, शियरिंग कहूं या टेंजेंशियल, वॉल्यूम स्ट्रेस। पहले समझिए लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल में दो होंगे स्ट्रेस, एक होगा सर टेंसाइल और एक होगा कंप्रेसिव। टेंसाइल का मतलब है मैंने फोर्स लगाया इस पॉइंट पे बाहर की तरफ एफ, इस पॉइंट पे भी बाहर की तरफ एफ, और इसे लेंथ बढ़ जाएगी सर, लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज। और लॉन्गिट्यूडनल में या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस दोनों ही नॉर्मल स्ट्रेस है, दोनों में फोर्स नॉर्मल टू द सरफेस लगेगा, परपेंडिकुलर टू सरफेस। लॉन्गिट्यूडनल में भी और वॉल्यूमेट्रिक में भी फोर्स क्या होगा, परपेंडिकुलर टू सरफेस। कंप्रेसिव में सर इधर से फोर्स यूं लगा रहे हैं, इधर से फोर्स भी कंप्रेस कर रहा है, इसको इसको बोलेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस। स्ट्रेस निकालने का फार्मूला वही है सर, जो फोर्स लगाया डिवाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जिस एरिया पे काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे कहोगे सर अब एक्सटर्नल ले, भाई मोस्टली स्टैटिक इक्विलिब्रियम पढ़ना है, तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में हमने देखा है सर एक्सटर्नल फोर्स ही रिस्टोरिंग फोर्स होता है। तो यहाँ पे मैं एफ आर लिखूं चाहे एफ एक्सटर्नल, बात तो सेम है हमारे लिए। इज इट क्लियर ना? दूसरा आता है शेयरिंग स्ट्रेस या टेंजेंशियल, यानी ऐसा स्ट्रेस जिसमें फोर्स जो लगेगा दैट विल बी टेंजेंशियल टू सरफेस।
अब मान लीजिए सिलेंडर है, इसका एक जगह मैंने फिक्स कर दी है और एक पॉइंट पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ F। तो नए कॉन्फ़िगरेशन में चला जाएगा ये। कितना खिसका सर? पहली वाली पोजीशन से डेल्टा एक्स। मान लेता हूँ इसकी लेंथ क्या होती है सर? एल, जो आगे आ जाएगी। तो इसमें क्या होगा, अगर स्ट्रेस निकालना चाहूँ तो फोर्स डिवाइड बाई एरिया। जिस सरफेस के एरिया पे डिपेंड किया, इधर वाली लेंथ पे काम किया करेगी क्या इसने, तो ये हमारा काउंट हो। इज इट क्लियर? तीसरी बात करूँ वॉल्यूम स्ट्रेस की बात करें सर। वॉल्यूम स्ट्रेस में क्या होगा, सारे के सारे इस तरफ से फोर्स है वो इक्वल लगेगा, और लिक्विड फ्लूइड के कारण जो फोर्स लगता है हमेशा परपेंडिकुलर होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम इसको प्रूफ भी करेंगे। तो हर जगह से सर फोर्स सेम अप्लाई हो रहा है फ्लूइड के कारण, इसके कारण इसकी वॉल्यूम थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, लेकिन शेप चेंज नहीं होगी। इज इट क्लियर? अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की बात करूं तो फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है सर? चेंज इन प्रेशर डेल्टा पी। अब कई बार ऐसा होता है सर, अंदर वैक्यूम ना होके अंदर से बता दिया जाता है कि अंदर वाला प्रेशर पी नोट लगा रहा है और बाहर से हम जो प्रेशर लगा रहे हैं वो पी है। देन तब उस केस में डेल्टा पी इज इक्वल टू पी माइनस पी। इज इट क्लियर? तो उस केस में हम डेल्टा पी को पी माइनस पी नोट लिख सकते हैं। स्ट्रेस की यूनिट की बात करूं तो स्ट्रेस की सर वही यूनिट होंगी जो प्रेशर की होती है, मीन्स पास्कल। क्योंकि ये भी क्या है, या फिर मैं कहूँ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बाकी यूनिट्स हम अगले चैप्टर में करेंगे, जिसमें टॉपिक है प्रेशर का। अब इसी का नेक्स्ट टॉपिक आता है सर स्ट्रेन। व्हाट इज स्ट्रेन? जो आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया उसने कितना इफेक्ट पैदा किया। हमने अभी तक तो सिर्फ फोर्स ही निकालना सीखा था, प्रेशर निकाल दिया उस पॉइंट पे, लेकिन उस प्रेशर ने कितना इफेक्ट पैदा किया डिफॉर्मिंग फोर्स ने, वही हमारा स्ट्रेन है। स्ट्रेन को एप्सिलॉन से लिखते हैं, ये सिंबल है एप्सिलॉन बोलते हैं इसको, EPSILON। ये होता है चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। मैं कहूँ स्ट्रेन की बात तो सर ना तो इसकी कोई यूनिट होती है, ये यूनिटलेस है। दूसरा डायमेंशनलेस भी है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। आप साथ साथ नोट बना रहे हैं ना, तो नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, आपको अपने हैंड से लिखा हुआ जल्दी याद होगा। बाकी किसी के पास टाइम कम है सर, तो PDF डाउनलोड करने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ये तो हो गई हमारी ग्रुप की एडवर्टीजमेंट। अब चलते हैं आगे सर। स्ट्रेन हमेशा पॉजिटिव होगा सर, ऑलवेज पॉजिटिव, ये ध्यान रखना। अब स्ट्रेन भी तीन टाइप का होगा सर। कौन कौन सा? लॉन्गिट्यूडनल शियरिंग वॉल्यूम स्ट्रेन। मान लीजिए कोई लेंथ थी L, उसको मैंने स्ट्रेच किया, टेंसाइल स्ट्रेच लगाया और डेल्टा एल से स्ट्रेच हो गया। तो इस केस में एप्सिलॉन क्या होगा? डेल्टा एल बाई एल, चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ। यही चीज हो सकती है मैं इसको पुश करूं। अभी तो मैंने क्या किया सर, स्ट्रेच किया, इसके कारण डेल्टा एल बढ़ गई। हो सकता है पहली सिचुएशन ये हो, मैं यहां से फोर्स वापस लगाता, तब भी कोई इश्यू नहीं है, डेल्टा एल चेंज लेंगे हम, डिवाइड बाई ओरिजिनल हमेशा पॉजिटिव रहेगा। शेयर में वही कंडीशन सर, मैंने एक टेंजेंशियल फोर्स लगाया टेंजेंट पे, ये मान लेता हूं सर एल लेंथ, इस साइड की एरिया या लेंथ क्या है एल, जिसके कारण ये डेल्टा एक्स खिसक गया। एप्सिलॉन क्या आएगा सर? एप्सिलॉन आएगा यहाँ पे डेल्टा एक्स बाई एल, यानी जितना डिफ्लेक्शन हुआ डिवाइड बाई जितनी लेंथ पे फोर्स लगा है, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन लेंथ है यहाँ पे। अब अगर यहाँ पे थीटा है, ये एंगल, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, ये आपके पास एल है, तो क्या कोई मुझे बता सकता है टेंजेंट थीटा क्या होगा? सर ट्राइंगल बन गई है तो हमारे सामने, देखिए ट्राइंगल है ना। ओके, ट्राइंगल है तो टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी डेल्टा एक्स बाई एल। और एंगल अगर छोटा है तो टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है सर? थीटा। तो थीटा को भी लिख सकता हूँ डेल्टा एक्स बाई एल। और थीटा की यूनिट क्या होती है सर? रेडियन, हम सबको पता है। वैसे तो स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं थी, हमने देखी थी स्ट्रेन इज यूनिटलेस, लेकिन यहाँ पे थीटा के टर्म्स में रेडियन बन जाती है, और रेडियन कौन सी यूनिट होती है? सप्लीमेंट्री यूनिट होती है। थर्ड सिचुएशन वॉल्यूम स्ट्रेन। हर जगह से मैंने फोर्स लगाया सर परपेंडिकुलर टू सरफेस, इसके कारण इसकी वॉल्यूम चेंज हो गई, लेकिन शेप चेंज नहीं हो पाई। तो यहाँ पे क्या होगा एप्सिलॉन? सर वॉल्यूम हमेशा कम होगी, तो माइनस यूज कर लेते हैं हम, नेगेटिव साइन बताता है कि वॉल्यूम कम होगी, तो चेंज इन वॉल्यूम बाई ओरिजिनल वॉल्यूम। अब यहाँ से एक बात तो मुझे समझ में आ रही है
कि सर अगर मैं स्ट्रेस को चेंज करूंगा, स्ट्रेस को इंक्रीज करूंगा, तो उसके कारण स्ट्रेन भी मेरा इंक्रीज हो जाएगा। और यही हुक्स ने ला दिया था। हालांकि हुक्सला की कोई थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली काफी जगह भी ठीक भी काम करता है, काफी जगह ये रॉन्ग भी हो जाता है। लेकिन हमारी एनसीईआरटी बोलती है सर काफी जगह जो जहां ठीक होता है वो आप पढ़ा दीजिए। तो हुक्सला कहता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और ये डेफिनेशन वैलिड है सर अप टू लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। यानी ये आगे आएगा, स्ट्रेस स्ट्रेन करो तब पढ़ेंगे, लेकिन जहां तक स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही है यहां तक ही इस पॉइंट को बोलते हैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और यहां तक ही ये लॉ वैलिड होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और आप सबको पता है जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वल टू में चेंज करता हूं तो कुछ कांस्टेंट आता है, वही कांस्टेंट यहाँ पे हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहलाता है सर। तो ई का फार्मूला क्या होगा यहाँ से, स्ट्रेस डिवाइड बाई स्ट्रेन, स्ट्रेस डिवाइड बाई स्ट्रेन। अब अगर ग्राफ में देखो, अगर एंगल थीटा है तो कोई मुझे बताएगा टेंजेंट थीटा क्या होगा? सर ये कैसे बताएं? अरे बता दीजिए, क्या इश्यू हो गया? बताओ बताओ बताओ। सर जो स्लोप होगा इसका, टेंजेंट थीटा स्लोप को रिप्रेजेंट करता है ना सर, टेंजेंट थीटा वही होगा जो स्लोप होगा। और स्लोप क्या होता है सर? स्ट्रेस डिवाइड बाई स्ट्रेन। वाई एक्सिस ऐसे लिखते हैं ना, वाई बाई एक्स, तो वाई बाई एक्स, यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को मैं क्या बोल सकता हूँ सर? स्लोप भी हम बोल सकते हैं, लेकिन ये स्लोप कहां तक बोलेंगे? अप टू लिमिट ऑफ ए प्रोपोर्शनलिटी। इज इट क्लियर? ओके। अब तीन टाइप के स्ट्रेस पढ़े, तीन टाइप के स्ट्रेन, तो इसी तीनों के हिसाब से मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी थ्री टाइप्स की होगी, यंग्स मॉडुलस, शियर मॉडुलस, बल्क मॉडुलस। जो हमें क्वेश्चंस मिलेंगे 99% वो होते हैं यंग्स मॉडुलस के, और 1% 0.9% बल्क मॉडुलस, और जो 0.01% जो भी बच गया हमारा वो होता है शियर मॉडुलस। तो देखते हैं क्या है सर। पहले यंग्स मॉडुलस क्या होता है? यंग्स जो लेंथ से डील करे, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। अब फार्मूला यूज करते हैं सर। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या था? फोर्स पर यूनिट एरिया। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या था? चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। क्या फार्मूला आ गया सर? एफ एल बाई ए डेल्टा एल। जिस भी मटेरियल का यंग्स मॉडुलस जितना ज्यादा होगा वो मटेरियल की इलास्टिसिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। और जो यंग्स मॉडुलस है ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स का लिए निकाला जा सकता है, लिक्विड या गैसेस के लिए नहीं निकाला जा सकता, उनके लिए वैलिड नहीं है। दूसरी तरफ बात करूं शियर मॉडुलस की, शियर मॉडुलस को हम जी से लिखते हैं। ये क्या होता है सर? शियरिंग स्ट्रेस बाय शियरिंग स्ट्रेन। जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? शियरिंग स्ट्रेस तो वही फोर्स अपॉन एरिया। शियरिंग स्ट्रेस क्या था सर? परपेंडिकुलर लेंथ, याद है? डिफ्लेक्शन डिवाइड बाय परपेंडिकुलर लेंथ। तो क्या फार्मूला बन जाएगा? एफ एल बाई ए डेल्टा एक्स। और अगर ध्यान हो तो सर डेल्टा एक्स बाई एल को तो मैं थीटा भी लिखता था, टेंजेंट थीटा। तो एक और फार्मूला आता है शियर मॉडुलस का, यहाँ से क्या? एफ अपॉन ए इंटू थीटा। ये भी दोनों फार्मूले सर जी के। थर्ड है बल्क मॉडुलस। पहली बात तो ये बल्क मॉडुलस सभी के लिए वैलिड है, सॉलिड के लिए भी, लिक्विड के लिए भी, और गैसेस के लिए भी। ये क्या होता है? वॉल्यूम, यानी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को हाइड्रोलिक स्ट्रेस भी कहते हैं, बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। जितना मुझे पता है मैं उतना बता के चल रहा हूँ आप लोगों को। बी इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाई एरिया अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्या था? डेल्टा वी बाई वी। सर वॉल्यूम तो कम होती है, माइनस, अगर मैं आगे सोल्व करता हूं तो क्या आ जाएगा? माइनस एफ वी बाई में ए डेल्टा वी। या फिर मैं कहूं बल्क मॉडुलस है, फोर्स अपॉन एरिया को तो मैं चेंज इन प्रेशर लिख सकता हूं, तो माइनस डेल्टा पी वी बाई डेल्टा वी। और बल्क मॉडुलस हमेशा याद रखना कैसी क्वांटिटी मिलेगी आपको? पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगी, कभी भी ये नेगेटिव नहीं होगा। इसीलिए हमने वॉल्यूम को पहले नेगेटिव कर दिया, क्योंकि हमें पता है वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है सर। डेल्टा वी क्या आएगा? वी टू माइनस वी वन, नेगेटिव आएगा, माइनस माइनस होके प्लस बन जाना है। अब एक्सपेरिमेंट्स दिखाते हैं जो शियर मॉडुलस है वो लगभग यंग्स मॉडुलस का 1/3 होता है, और बल्क मॉडुलस सबसे ज्यादा सॉलिड्स का, उससे कम होता है सर लिक्विड्स में, और सबसे कम होता है गैसेज में। जिसका जितना बल्क मॉडुलस वो उतना ही ज्यादा इनकम्प्रेसिबल। तो सॉलिड इसीलिए सबसे लीस्ट कंप्रेसिबल है, लिक्विड को थोड़ा सा ज्यादा कंप्रेस कर सकता हूँ, और गैसेज को हम पता है सबसे ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं।
और आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, नीचे व्हाट्सएप लिंक है उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तब तक के लिए बने रहिए, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिए। बाय बाय।